जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। आज के लेक्चर में हमने रिपोर्ट के जो स्पेशल एलिमेंट स्टडी करने हैं, एक तो की ऑर्डर मैटर के 2-3 कंसेप्ट छोटे छोटे रह गए थे, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद नया बहुत ही अहम कंसेप्ट है आज हमारा, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। चलिए, सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ आपको समझ आया कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा हमें? क्विज से। क्विज का क्या तरीका कार है? वही जो कल था वही आ जाए। लिंक ग्रुप में शेयर किया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए, नहीं तैयार तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्विज तो फिर भी होगा। CRN जरूर लिखना है। लिंक अभी तक नहीं आया, 2 दफा आ गया आज तो गलती से। इसका ये मतलब 2 दफा क्विज एक दफा ही करना है, सेम लिंक है। CRN लिख ले। ये नेट का ना बोलना मेरे को, मेरे भाई से उधार मांग ले। क्वेश्चन अब बाद में, क्वेश्चन बाद में। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिर्फ 9 क्वेश्चन है आज के क्विज में, बस छोटा सा क्विज, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन ये जी, पार्टनर कुछ कह रहा है, टीम मेंबर कुछ कह रहा है। पार्टनर क्या कह रहा है? की ऑर्डर मैटर रिपोर्ट साइन करने से पहले डिसाइड होंगे। सही कह रहा है कि गलत? भाई सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? और टीम मेंबर क्या कह रहा है? आपने तो ठीक कर दिया, ये इसको एक्सप्लेन करूं। वो कह रहा है एवरी मैटर डिस्कस विच दो चार में। नहीं नहीं नहीं, एवरी मैटर नहीं। कौन सा मैटर? मोस्ट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड में तो रिक्वायर्ड नहीं ना होता की ऑर्डर मैटर। कब रिक्वायर्ड होता है? अगर मैनेजमेंट कहे तो जी नहीं, मैनेजमेंट के फरमाइश में थोड़ी चलते हैं। जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या जब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की एग्जांपल्स याद है आपको? क्या पब्लिक अगर अनलिस्टेड है लेकिन लॉ रिक्वायर करें या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो तो की ऑर्डर मैटर आ सकता है? पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की एग्जांपल्स में क्या इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी? कितने स्टूडेंट्स ने एग्जांपल पढ़ी? इन स्टूडेंट्स ने एग्जांपल पढ़ी है, इन स्टूडेंट्स ने, ये इन्होंने। की ऑर्डर मैटर सेक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड बिकॉज एंटिटी इज पब्लिक इंटरेस्ट। ये शुरू से नहीं शुरू करना। अच्छा, गलती क्या की थी आपने सेकंड वाले? कैम सेक्शन शुड बी एक्सक्लूडेड बिकॉज ओनली। नहीं 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 नहीं, लिस्टेड कंपनी के अलावा भी आ सकता है। हाँ, एक मिनट क्या? नहीं तो ठीक है, कोई मसला यार, ऐसे डराया ना करें। वो नंबरिंग गलत हो गया भाई जान, नंबरिंग से आते होंगे हैं। वो अगर डिलीट हुआ ना तो उसको री नंबर करना होता है। ओके मेरे भाई। इन्वेंट्री में कोई स्पेशल इक्विपमेंट शामिल है, क्या ये की ऑर्डर मैटर हो सकता है? क्या रीजन क्या होगी फिर? कॉम्प्लेक्सिटी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पढ़ा ही नहीं था ये, इसमें भी ए ही किया होगा आपने, है ना, कीवर्ड सेक्शन। हाँ सी। अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो नॉर्मली की ऑर्डर मैटर नहीं आता, देखा, की ऑर्डर मैटर सेक्शन अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू किया जाए नॉर्मली नहीं आता, लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो तो फिर डिस्क्लेमर के केस में भी आएगा। क्या मैंने ये बात आपको बताई नहीं हुई कि अगर लॉ रिक्वायर करता है कि की ऑर्डर मैटर आएगा तो फिर इन एनी केस आएगा, और अगर लॉ रिक्वायर करे कि कोई मैटर एज की ऑर्डर मैटर रिपोर्ट हमने नहीं करना तो फिर नहीं करना। लॉ जो कहता है वो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता है। लॉ मना कर दे तो मना होना पड़ता है, लॉ हुक्म दे दे तो मानना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? कंपनी का नाम, तो नाम में क्या मसला है? लिस्टेड कंपनी है भाईजान। पहली चीज तो ये कि नाम से कभी भी पता नहीं चलता कि लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड, और दूसरी चीज ये कि अगर लिस्टेड कंपनी हो तो लीगल रिक्वायरमेंट उसके लिए भी वैलिड है। लिस्टेड कंपनी है इसलिए उसने की ऑर्डर मैटर का कंसल्ट पूछा। तो अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो नॉर्मली की ऑर्डर मैटर नहीं आएगा अनलेस लॉ रिक्वायर करे तो फिर आएगा। नहीं आज आप ऊपर ऊपर से ऑडिट पढ़ के हैं, डिटेल में नहीं, एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़ी आपने, एक्सेप्शन नहीं पढ़ी आपने। पहला की ऑर्डर मैटर का स्टेप, पहला स्टेप तो ये हो गया जो मैटर्स हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं वो उठाने हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है फिर? सिग्निफिकेंस वाले, बिल्कुल ये तो ठीक कर दिया आपने। Or disclosure could cause severe harm to the company's legal defense. What should auditor do? अच्छा, disclosure से legal harm हो सर, always disclose as scam. फिर क्या करना है? Withhold communication if negative consequences outweigh public interest benefits. हाँ जी, बी करेक्ट है, शाबाश, ये भी तकरीबन सबने ठीक कर दिया। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। जी की ऑडिट मैटर में कह रहा है कि ओपिनियन नहीं देना। क्यों? लिख तो रहे हैं कि हमने ये भी किया ये भी किया, तो प्रोसीजर बता देंगे और ओपिनियन नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। क्यों ओपिनियन किधर जाएगा फिर? वो तो ऊपर पहले वाले पैराग्राफ में ओवरऑल ओपिनियन दे दिया आपने, शाबाश, ये भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने करेक्ट बताया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। गुडविल को रिकॉग्नाइज किया, करेक्ट, तो ये कॉमन है कॉम्प्लेक्स एस्टीमेट और अनसर्टेनिटी की वजह से। चलिए जी, ये है हमारे टॉपर्स आज के।
CRN आप लोग नहीं लिख रहे, किसी दिन जितने भी आपके प्राइस है ना वो हमने विदहेल्ड कर लेने हैं, कोई प्राइस नहीं मिलना आपको। फर्स्ट पोजीशन किधर है? सेकंड पोजीशन मोबाइल पे डिस्प्ले हो रही है पोजीशन आपकी। सेकंड पोजीशन, सेकंड हाइब्रिड, सेकंड पोजीशन किनकी है? जरा हाथ उठाइए। हाइब्रिड क्लास में क्या? हाथ सही तरह उठाया करें, हाँ ये ऐसे ऐसे बाजू समेत हाथ। सेकंड पोजीशन किनकी है? थर्ड किसकी है? थर्ड ऑनलाइन वाले की होगी साइड। थर्ड, शाबाश, हाइब्रिड में स्टूडेंट। फोर्थ पोजीशन किसकी? ये भी हाइब्रिड में, रूम नंबर 6 में। थर्ड रूम नंबर 4 में थी। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स किसकी है? ये ऑनलाइन वाले है। ये पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई आप, ये फिजिकल वालों की डोमिनेंस जो थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। सेवंथ पोजीशन, शाबाश। एट्थ पोजीशन किनकी है? ऑनलाइन लग रहे, हाइब्रिड में। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ ना हाइब्रिड में है, रूम नंबर 4 में। थर्ड बेंच के एंड पे भाई बैठे हैं। 10th पोजीशन, शाबाश। चलिए ये तो था हमारा क्विज। अब वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। डिविडेंड भी ज्यादा देना पड़ेगा, इनको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, और भी कई मसले होंगे। कंपनी की जिम्मेदारी होती है बेस्ट एस्टीमेट, सॉरी कोशिश होती है मैनेजमेंट की बेस्ट एस्टीमेट प्रेजेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बेस्ट एस्टीमेट्स के लिए उनका एक नॉर्मल जो तरीका वारदात होता है वो ये होता है कि रेवेन्यू को ओवरस्टेट करते हैं। ठीक है जी, बस ये इतना काफी है, और की कोई काफी है रेवेन्यू को। कंपनी ने जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब फ्रॉड करना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए उनका एक जो सबसे अहम टेक्निक या कॉमन टेक्निक है वो ये है कि वो रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर देते हैं। ये बात समझ आ गई? बस यही समझा रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इसके, कुछ नहीं है। आप कह रहे हो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, भाईजान आगे एक्सप्लेनेशन में कंप्लेक्स डिटेल में चल जाएंगे। टैक्स की कैलकुलेशन में अकाउंटिंग का प्रॉफिट यूज नहीं होता, टैक्स वाले अपना अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, रूल्स अलग होते हैं। इसलिए अगर अकाउंटिंग में कोई ऊंच नीच है भी, टैक्स वाले कहते हैं भाई हमारे रूल्स तो अलग लगेंगे। ठीक है, डिविडेंड भी अगर प्रॉफिट हो तो डिविडेंड देना लाजमी नहीं होता, प्रॉफिट शो करवा दे डिविडेंड ना दे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉफिट देना। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। नहीं, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं ना तो आपने की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरे का पूरा ही गायब कर देना है। ये भी नहीं लिखना कि आप क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी नहीं लिखना, रीजनिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है। और की क्वेश्चन जी? सर अगर प्रोसीजर सिंपल हो और इसमें कोई अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ना हो लेकिन उधर फ्रॉड का रिस्क हो तो क्या इसको क्वेश्चन का ये है कि अगर प्रोसीजर सिंपल हो और फ्रॉड का, लेकिन फ्रॉड का रिस्क हो। अव्वल तो जब फ्रॉड का रिस्क हो तो प्रोसीजर सिंपल हो ही नहीं सकते। फ्रॉड का रिस्क हो तो प्रोसीजर सिंपल, इसका मतलब आपने सही काम ही नहीं किया। रिस्क ज्यादा है और प्रोसीजर फिर भी कम है, होते हैं। लेकिन फिर भी फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इनका सवाल ठीक मान भी लेते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोसीजर सिंपल हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड हो, क्या की ऑर्डर मैटर उसके ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं? तो रूल याद रखिए, हमने जितने फैक्टर्स आपको लिखवाए थे या जितनी एग्जाम्पल लिखवाई थी उनमें से एक एग्जाम्पल भी अगर आपको एग्जाम में केस स्टडी में आ जाए, आप बाकी के ना भी आए, जैसे फैक्टर 6-7 लिखवाए थे, केस स्टडी के अंदर कोई एक फैक्टर लिख देता, बाकी फैक्टर नहीं भी लिखता, आपने की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करवा देना है। सारे फैक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ये हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में से पहले कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर हमारे टीम मेंबर इसके बाद रूम नंबर 4 में जाके स्टूडेंट से पूछें। जी किसका? की ऑडिट मैटर को प्रेजेंट करने का फायदा क्या ऑडिटर को कोई होता है? इस साल के ऑडिटर या अगले साल के ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता।
ठीक है। लेकिन ये है कि वो शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि ऑडिटर ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, सिग्निफिकेंट प्रोसीजर का पता चल जाता है बस। और की क्वेश्चन जी। क्वेश्चन का ये है कि अगर दो चार्ज में गवर्नेंस फ्रॉड करते हैं फिर किसको कम्युनिकेट करें? एम्प्लॉय फ्रॉड करे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट फ्रॉड करे, दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हैं, दो चाबी गवर्नेंस फ्रॉड करे तो फिर हम शेयर होल्डर्स को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्सटर्नल रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें, जब कभी आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन पूरे ऑडिट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपने कंपनी से बाहर किसी को कम्युनिकेट करनी है, पहले लॉयर की एडवाइस जरूर लेनी है। हमेशा जब कभी ये केस स्टडी में कोई क्वेश्चन पूछे और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कोई मैटर कम्युनिकेट करना हो, हमेशा लॉयर से एडवाइस जरूर लेनी है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल मैटर होता है। क्लाइंट हमारे खिलाफ ये केस फाइल कर सकता है कि सर ये देखिए हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इसने हमारी इजाजत के बगैर बाहर के लोगों को लीक कर दी। तो हमें लॉयर से मशवरा लेना पड़ता है। लॉयर बताता है कि हाँ भैया इसमें कम्युनिकेट कर दे, मैनेजमेंट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती आपका, ठीक है, डिफेंस मौजूद है। और अगर किसी सिचुएशन में डिफेंस मौजूद ना हो तो लॉयर कहता है भैया ये रहने दे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। दो एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, दोनों रियल एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल में लॉ में एक जगह पे लिखा हुआ है अगर क्लाइंट कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना और वो इलीगल एक्टिविटी लॉ को रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड है, तो एज ऑडिटर आपको वो इलीगल एक्टिविटी मिली, आपने रिपोर्ट करनी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ठीक है जी। पाकिस्तान ये में जो चोरी के सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, ठीक है, हमारे ज़माने में चोरी के सॉफ्टवेयर होते थे, चोरी के लेक्चर भी होते हैं। उस चोरी के जो सॉफ्टवेयर होते थे वो बाज़ औक़ात वो 20-25 रुपए की सीडी होती थी, उसमें मिल जाए। तो एक क्लाइंट था हमारा, उस क्लाइंट में उसने जो अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था वो यही पायरेटेड था। अब ये साइबर क्राइम था, ठीक है। तो हमारी डिस्कशन हुई आपस में, क्या हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ये मैटर कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं। लॉयर से पूछा तो उसने कहा कि रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। उस वक्त ये बात है, अच्छा पता नहीं, उस वक्त साइबर क्राइम इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, अब तो ज़्यादा है ना, क्योंकि अब क्राइम भी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। उस वक्त की बात है, अब का अब नहीं पता, अब शायद रिक्वायर्ड हो, अब का केस नहीं बता रहा है। तो क्या हमें कम्युनिकेट करने चाहिए थे ये इलीगल एक्टिविटी? कम्युनिकेट नहीं करनी चाहिए, नहीं। उसी तरह एक क्लाइंट ने उस वक्त 2 लाख रुपया दिया था, वो कोई कनेक्शन लगवाना था, वो बिजली का 2 लाख रुपया दिया था रिश्वत, वो अदर एक्सपेंसिव में डाला हुआ था। हमने जब कंपेयर किया, हमने कहा पिछले साल तो अदर एक्सपेंसिव थोड़े से थे, इस साल ज़्यादा क्यों हो गए। वो टी अकाउंट को ओपन किया, उसमें 2 लाख का एक्सपेंस वाउचर पड़ा हुआ था। हमने कहा इतना बड़ा एक्सपेंस 2 लाख का, ये कहाँ से आ गया। वो देखा तो पता चला, सारी कहानी खुल के सामने आ गई। फिर हमने कहा अच्छा, था बिजनेस का एक्सपेंस, किसी का जाती नहीं था, लेकिन वो करवाना पड़ा। तो ये चूंकि ब्राइबरी थी, रिश्वत थी, जो कि जुर्म है कानूनन। हमने फिर वकील से, खुद ने बता दिया सबको, वकील से पूछा, उसने कहा ये जुर्म तो है, लेकिन कहीं पे भी ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये रिश्वत ली गई कम्युनिकेट करे किसी को। तो फिर बताइए क्या कम्युनिकेट किया गया होगा? नहीं। तो याद रखे, जो लॉ रिक्वायर करता है ना, जब तब हमारे लिए लाजमी हो जाता है वो मैटर कम्युनिकेट करना, लेकिन जब लॉ ने रिक्वायर नहीं किया ना, फिर लाजमी नहीं है, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, केस स्टडी में आएंगी आपकी केस स्टडी, इसीलिए ये पॉइंट मैंने एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। जब कभी केस स्टडी के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ आए, आपने स्टेप नंबर 1 में ये देखना है कि अगर कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो हायर लेवल को इन्फॉर्म करेंगे। अगर डायरेक्ट 2-4 भी गवर्नेंस इन्वॉल्व है, फिर आपने कम्युनिकेशन एक्सटर्नल पार्टी यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ लेके जानी है। लेकिन आपने ये बताना है कि हम कम्युनिकेशन कब करेंगे, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ होगा। हर इलीगल एक्टिविटी एक्सटर्नल पार्टियां रेगुलेटर्स को कम्युनिकेट करना रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वो कम्युनिकेट करेंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है लॉ की तरफ से कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल भी तो हम पे अप्लाई होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है क्लाइंट की, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है। तो बज़ाहिर लगता है कि हमें तो हर इलीगल एक्टिविटी जो है वो बता देनी चाहिए, सब लोगों को बता दें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। हो सकता है आप में से भी कई लोग इलीगल एक्टिविटी कॉलेज जाते हुए करके आए हों,
रास्ते में ट्रैफिक से इशारा थोड़ा होगा, वो भी तो है, तो वो भी इलीगल एक्टिविटी, लेकिन वो कम्युनिकेट करना रिक्वायर्ड है क्या किसी को? नहीं, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। और कोई क्वेश्चन जी? लॉयर कंपनी का होगा या फर्म का? फर्म का हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑडिटर ने जब कभी किसी लॉयर से पूछना हो तो वो फर्म का लॉयर हो, ज़्यादा बेहतर है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन कंपनी का लॉयर भी अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली, उससे भी पूछ सकते हैं। और कोई हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 6 में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। एग्जाम चीट शीट में से पॉइंट, शाबाश। एग्जाम चीट शीट कल आपको बताया था ना, ये बड़ी मेहनत से हमने बनाई है, ये बताया था ना। और कितने स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ के आए, जरा हाथ उठाएं। ये स्टूडेंट, शाबाश। मुहावरा मुझे याद आ गया, पता नहीं क्यों, भैंस के आगे बीन बजाना, सुना हुआ ना, पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया। चले छोड़े। तो वो एग्जाम चीट शीट जो है ना, अभी डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ के आए नहीं और ना पढ़ के आना ही आपने, हाँ, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। अब यही मसले होते हैं ना, जो काम आप घर में नहीं करके आते वो फिर आपको क्लास में करवाने पड़ते हैं। क्यों नहीं करके आए? खुदा का हुक्म है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब वापस चलते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं की ऑर्डर मैटर में 2-3 कंसेप्ट बाकी रह गए, लेकिन कंसेप्ट अहम है। ये जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा, कंसेप्ट अहम। पहला कंसेप्ट का रिलेशनशिप विद मॉडिफाइड ओपिनियन। ये जरा सुनिएगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। देखिए, जो सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो की ऑर्डर्ड मैटर होते हैं, एग्रीड? क्या मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना आपके ख्याल में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है कि नहीं? है कि नहीं बताएं? है, ओके। जाहिर है जिसने रिपोर्ट को मॉडिफाई, हमारी सबसे अहम चीज में सबसे अहम एलिमेंट को मॉडिफाई कर दिया, जिस चीज ने, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट ही होगी, है। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो बाय डेफिनेशन वो की ऑर्डर्ड मैटर भी है। तो क्या हमें उस चीज को जिसकी वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है उसको रिपोर्ट में दोनों जगह पे इंक्लूड करना चाहिए? एक तो मॉडिफाइड ओपिनियन में, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है, और एक की ऑर्डर्ड मैटर में भी, क्योंकि बाय डेफिनेशन मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर्ड मैटर भी है। मुझे बताइए, क्या दोनों जगह पे रिपीट करना चाहिए, डुप्लीकेट करना चाहिए, कि किसी एक जगह पे इंक्लूड करना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन चूंकि बाय डेफिनेशन मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर्ड मैटर भी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हुआ, इसीलिए प्रेजेंट मॉडिफाइड ओपिनियन में करेंगे। लेकिन गौर से सुने, लेकिन की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में हम मॉडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस दे देंगे कि वो भी की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन उसके अलावा मजीद की ऑर्डर्ड मैटर ये हैं। रेफर करेंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे की ऑर्डर्ड मैटर में। फिर से सुन लें, अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आज हम पढ़ेंगे कितनी किस्म के होते हैं, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन वो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स में ही आता है, तो वो भी की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन उसको तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर की ऑर्डर्ड मैटर में क्या दोबारा एक्सप्लेन करें? स्टैंडर्ड ने कहा है नहीं, दोबारा एक्सप्लेन ना करो, डुप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन की ऑर्डर्ड मैटर में रेफरेंस दे दो, रेफर कर दो उसको। हमने कहा रेफर कैसे करें? उसने कहा की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में ऐसे लिख दो कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन। क्या लिख दो? इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की ऑर्डर्ड मैटर्स। आपने ये भी बता दिया कि ये की ऑर्डर्ड मैटर मजीद कौन से हैं, और ये भी बता दिया कि भैया जो मॉडिफाइड ओपिनियन है ना वो भी की ऑर्डर्ड मैटर है। देखिए रिक्वायरमेंट दोनों पूरी हो गई। मॉडिफाइड ओपिनियन में आ गया, की ऑर्डर्ड मैटर में आ गए, और मॉडिफाइड ओपिनियन चूंकि बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर भी है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है, डायरेक्टर कम्युनिकेट भी करते हैं, उसका रेफरेंस भी, उसका जिक्र भी की ऑर्डर्ड मैटर में आ गया।
वरना लोग एतराज कर सकते थे भाई मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर मैटर होता तो है, तो आपने कहीं उसको जिक्र ही नहीं किया। ये बात समझ आई कि मॉडिफाइड ओपिनियन या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, ये चीजें सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन के ऊपर फिलहाल फोकस करें, क्योंकि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी अभी पढ़ा नहीं हुआ। मॉडिफाइड ओपिनियन बाय नेचर की ऑर्डर मैटर है, बाय नेचर की ऑर्डर मैटर है, लेकिन इसको हमने मॉडिफाइड ओपिनियन बाय नेचर की ऑर्डर मैटर है, लेकिन इसको की ऑर्डर मैटर में नहीं प्रेजेंट करना, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में करना है। की ऑर्डर मैटर में सिर्फ उसका रेफरेंस आ जाएगा। क्या रेफरेंस आएगा कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड जो भी दे रहे हैं वी आइडेंटिफाइड फॉलोइंग, उसके आगे 1 2 3 करके की ऑर्डर मैटर बता दें। मेन कंसेप्ट समझ रहे हैं? उसने माना कि मॉडिफाइड ओपिनियन भी कायम होता है, की ऑर्डर मैटर है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे किया? मॉडिफाइड ओपिनियन को मॉडिफाइड ओपिनियन में प्रेजेंट किया, की ऑर्डर मैटर वाले सेक्शन में उसको रेफर कर दिया, की ऑर्डर मैटर सेक्शन में उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया, रेफर किया। फर्क समझे, रिप्रोड्यूस नहीं किया, रेफर किया। डन? पहला पॉइंट समझ आ गया? क्या मॉडिफाइड ओपिनियन का की ऑर्डर मैटर के साथ कोई रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप क्या, बल्कि मॉडिफाइड ओपिनियन खुद ही की ऑर्डर मैटर है, लेकिन आएगा सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन में, की ऑर्डर मैटर में रेफरेंस आएगा। ये बात समझ कितने स्टूडेंट्स को आई है? ओके, हाइब्रिड क्लास में भी आ गई है, ठीक है। दूसरा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑडिट में कोई भी की ऑडिट मैटर ना हो? लिस्टेड कंपनी है और कोई भी की ऑडिट मैटर, ये रेयर केस है लेकिन हो सकता है। कल बताया था जब सिर्फ चंद एक ट्रांजैक्शन, जब कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो क्या की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा रिपोर्ट में या नहीं आएगा? लेकिन उसमें होगा कुछ, आएगा, लेकिन उसमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं होगा, उसकी बजाय एक लाइन लिखी होगी, क्या? We have no key order matter to communicate. We have determined key order matter section फिर भी आएगा, कैम नहीं कोई, लेकिन कैम सेक्शन, कल बताया था ना, दोनों में फर्क है। अगर लिस्टेड कंपनी है और उसमें कोई भी की ऑर्डर मैटर नहीं, तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन फिर भी आएगा, उसमें लाइन क्या लिखी होगी? बताइए, ये वाला पहले वाला पॉइंट ज्यादा मुश्किल था कि दूसरे वाला? पहले वाला। ओके, चले ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, क्या हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए? याद रखें, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं। अक्सर कई स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या वो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है? कई स्टैंडर्ड के अंदर होती है कि एक दो के अंदर? जिस तरह तकरीबन हर स्टैंडर्ड या बहुत से स्टैंडर्ड्स में एंड में लिखा होता है कि आपने डिस्क्लोज क्या क्या करना है, उसी तरह ऑडिट के बहुत से स्टैंडर्ड्स के अंदर, बहुत से टॉपिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने ये स्टैंडर्ड में सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि नहीं कि आपने वाकई ये प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं? सबूत होना है, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे वो ये कहता है कि आपने जो कुछ डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट किया हो ना, उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लेना, ताकि कल क्लास को सबूत हो कि ये चीजें भेजी थी आपने। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमारे सीनियर ने एक ऐसा रूल बताया जो मुझे जाती तौर पे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। हमारे सीनियर बताते थे सब, लेकिन वो स्टैंडर्ड में ही नहीं है, सबसे ज्यादा पावरफुल लाइन स्टैंडर्ड में नहीं है कंसेप्ट। वो क्या? डॉक्यूमेंटेशन का रूल क्या बताते थे? कहते थे समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। क्या बताते थे? इसका मतलब क्या वाला? एज ऑडिटर आपने जो काम भी करना है उसको डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि काम किया लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं किया तो फिर ऐसा ही है जैसे कुछ नहीं किया। तो जब भी आप पढ़े ना 2-3 घंटे किसी दिन
असूल बना ले। आपके घर में किसी ना किसी को पता चलना जरूरी है, घर में किसी ना किसी को पता चलना, वैसे बहाने से बता दें कि नहीं मैं आज ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूं, मैं पढ़ना है, मेरा असाइनमेंट भी है, समझ गए। ये होता है, असल आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सच में कह रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ आपको। ये होता है परसेप्शन मैनेज करने होते हैं हमने, ठीक है। आप मेहनती हैं ये काफी नहीं है, लोगों को मानना भी चाहिए कि आप मेहनती हैं, ठीक है ना। बहरहाल चले वापिस आते हैं। समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड, समथिंग नॉट डन का मतलब समझ आया जो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का पैराग्राफ ना मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर आएगा। वैसे कंसेप्ट्स के अंदर ना कुछ गुप्त चीजें होती हैं, कुछ राज होते हैं, वो जो सीनियर होता है ना वो आपके सामने राज खोल के रखता है। ये जो मैंने लाइन बताई है ना, इसके अंदर ये एक राज है। समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। इसका मतलब क्या भला? जो डॉक्यूमेंट नहीं किया गया वो किया ही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट नहीं किया इसका मतलब वो किया ही नहीं, यानी जो भी करो डॉक्यूमेंट करो। सीनियर इसके अंदर राज खोलता था, फिर कहता था इसका एक खुफिया मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा अहम है, काम करो या ना करो डॉक्यूमेंट जरूर करो, डॉक्यूमेंट जरूर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन देख के ही साबित होगा कि आपने काम किया है कि नहीं। तो मुझे बताइए की ऑडिट मैटर से रिलेटेड जो आपने इतने प्रोसीजर परफॉर्म किए, इतनी कम्युनिकेशन की, क्या कोई डॉक्यूमेंट भी करना है कि नहीं करना? क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है वो ये सुन लें। कह रहा है सबसे पहले आपके जितने भी मैटर सिग्निफिकेंट थे उनको डॉक्यूमेंट करो। कर लिया? फिर उन सिग्निफिकेंट में से कौन कौन से चुन के आपने की ऑडिट मैटर बनाए, उन्हीं में से बनेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। और अगर इनमें से कौन से वाले की ऑडिट मैटर थे, कौन से, पहले सारी लिस्ट सिग्निफिकेंट मैटर की, फिर इनमें से कौन सा की ऑडिट मैटर है, कौन सा नहीं बना, वो बताओ। और अगर फिर कोई की ऑडिट मैटर था लेकिन इंक्लूड नहीं किया, वो एक्सेप्शन, तो वजह बताओ कि क्या उसका बेनिफिट वाला मसला था या लीगल रिक्वायरमेंट का मसला था जिसकी वजह से कम्युनिकेट नहीं किया। ये है कम्युनिकेशन। तो की ऑडिट मैटर के हवाले से कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं? नंबर 1 सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स, नंबर 2 डिसीजन के उन सिग्निफिकेंट में से कौन सा की ऑडिट मैटर है, कौन सा नहीं है, और नंबर 3 अगर कोई की ऑडिट मैटर है लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं किया एक्सेप्शन की वजह से। याद है ना 2 एक्सेप्शन, कब किसी की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट नहीं करते? जब लॉ मना कर दे, हाँ, और वो इंटरेस्ट बेनिफिट वो वही कह रहा है। दोषावी गवर्नेंस के साथ क्या कोई कम्युनिकेशन भी करनी चाहिए? ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब अलग है, कम्युनिकेशन विद दोषावी गवर्नेंस, कम्युनिकेशन विद दोषावी गवर्नेंस का मतलब अलग है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वो चीजें जो हमने दोषावी गवर्नेंस को लिख के पहुंचानी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? वो चीजें जो लिख के हमने अपने पास रखनी है। कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कुछ और है। तो क्या हमने कोई दोषावी गवर्नेंस को कम्युनिकेशन करनी है? बिल्कुल करनी है। अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है, सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेट करने हैं। 20 मैटर सिग्निफिकेंट है, कम्युनिकेट कर दिए दोषावी गवर्नेंस को, ऐसा ही है ना? उनमें से कौन से की ऑडिट मैटर है ये अलग से डायरेक्टर को बताने चाहिए कि बस 20 में से ही 3 है तो बताने की जरूरत नहीं है, अलग से बताने चाहिए? यही वो कह रहा है कि डायरेक्टर्स को बताओ कौन से वाले मैटर्स की ऑडिट मैटर है, ये कम्युनिकेट करो। और अगर कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो फिर डायरेक्टर्स को ये बता दो क्या कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर इंतजार कर रहे होंगे, डायरेक्टर कह रहे होंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स तो तुमने बता दिए, अब तुम की ऑडिट मैटर भी बताने वाले हो, हमें पता है ऑडिटर, हमें पता है, तुम्हें बता, हम इंतजार कर रहे हैं। तो अगर हमने उनमें से कोई की ऑडिट मैटर बताने हैं तो वो बता देंगे, और अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है फिर भी बता देंगे क्या? हाँ बता, हाँ या ना बताना लाजमी। शाबाश शाबाश, ये कंसेप्ट। की ऑडिट मैटर है तो भी बताना है, नहीं है चलिए और कोई क्वेश्चन? बस ये थे, ये सारे कंप्लीट हो गए।
अब चलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ। अच्छा पहले मुझे बताएं मॉडिफाइड ओपिनियन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं या पहले आपको चीट शीट पढ़ा दूं? चीट शीट की तरफ आ जाए, चलें आ जाए। वैसे कोशिश करें आप खुद ही पढ़ लिया करें। भैया बात सुन मेरा करे भाई, जैद भाई बात सुन। जैद भाई आप क्यों भागते हैं हमसे जैद भाई? चलिए जी स्टडी करते हैं सबसे पहले। अच्छा इसमें चूंकि ये आप थोड़ा सा जरा आगे आगे हो जाते हैं, मैं खड़े खड़े थक गया हूँ, थोड़ी देर मैं बैठ सकूँ। इधर बैठ के ना फिर मुश्किल हो जाए, इधर ऐसे करके ना फिर ऐसे, ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। ठीक है ये ठीक है, ये इजी है जी। एग्जाम शीट से अच्छा यहाँ पे चूंकि सिर्फ आपको हाईलाइट बताया गया है, पूरा कंटेक्स्ट आपके सामने नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस केस स्टडी से ये लाइन उठाई है और इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दूं इसके। पहला सवाल कह रहा है इम्पेयरमेंट रिकॉर्डेड स्लाइटली बिलो ऑडिटर एस्टिमेट इमटेरियल डिफरेंस। ऑडिटर सुन लें, मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की 450 मिलियन की, ऑडिटर ने कैलकुलेशन की, मिस स्टेटमेंट निकली 455 की, मटीरियलिटी लेवल है 20 मिलियन। मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया कितना 450, ऑडिटर ने कैलकुलेट किया कितना बना, मिस स्टेटमेंट कितने की हुई और मटीरियलिटी लेवल कितना है 20। क्या मिस स्टेटमेंट मटीरियल के इमटेरियल? इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब क्या ओपिनियन अनमोडिफाइड होना चाहिए कि मॉडिफाइड? शाबाश, ओपिनियन तो अनमोडिफाइड हो गया। क्या की ऑडिट मैटर में इसे लिखना चाहिए कि नहीं? अब आप सोचें, अब देखिए ये इम्पेयरमेंट डिफरेंस इमटेरियल है, इम्पेयरमेंट इमटेरियल नहीं है। इम्पेयरमेंट तो 450 मिलियन की है, 55 की, डिफरेंस इमटेरियल है। इम्पेयरमेंट की ट्रांजैक्शन अपने आप में इमटेरियल नहीं है। तो बताइए, अब सोचे क्या की ऑडिट मैटर के एग्जाम्पल में ये था? क्या इम्पेयरमेंट को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये इसका आंसर। पहली चीज शीट क्लियर हुई जी। दूसरी की तरफ चलते हैं। What happens to key audit matter section if auditor gives adverse opinion? इसमें सोल सुन लें। नंबर 1, अगर एडवर्स ओपिनियन दिया जाए की ऑडिट मैटर तो फिर भी आएगा, की ऑडिट मैटर तो आएगा। पहला सोल वो डिस्क्लेमर है जिसमें नहीं आता। ये समझते हैं डिस्क्लेमर की तरफ कुछ स्टूडेंट्स चले गए थे, उधर जाके ना एडवर्स ओपिनियन अलग टाइप है, डिस्क्लेमर ओपिनियन अलग टाइप है। एडवर्स है, डिस्क्लेमर है। बोल जरा, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, दोनों अलग अलग है। तो की ऑडिट मैटर कब स्किप करना है, ओमिट कब करना है? डिस्क्लेमर में। एडवर्स में तो नहीं करना। एडवर्स ओपिनियन भी मॉडिफाइड ओपिनियन की टाइप है। तो पहला पॉइंट की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। दूसरा सेक्शन की ऑडिट मैटर में वो सेक्शन नहीं लिखना, वो मैटर नहीं लिखना जिसकी वजह से एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है, यानी उस मैटर को रिप्रोड्यूस नहीं करना। की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा, लेकिन उसमें एडवर्स ओपिनियन वाला मसला रिप्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, लेकिन उस एडवर्स ओपिनियन वाले मैटर को रेफर किया जाएगा की ऑडिट मैटर में। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट भी लिख दे। हाँ, एक चीज जनरल भी है जिसका हमने एहतियात करनी है, क्या कि सेपरेट ओपिनियन नहीं देना। ये 3-4 पॉइंट है जो आपने एडवर्स ओपिनियन लिखते हुए जहन में रखने हैं, एडवर्स ओपिनियन लिखते हुए जहन में रखने हैं, ठीक है जी।
भाई बात सही है ना, समझ आ गई? एडवर्स ओपिनियन की ऑर्डर मैटर सेक्शन आएगा, लेकिन उसमें वो वाला मैटर नहीं आएगा जिसकी वजह से एडवर्स ओपिनियन दिया गया है, लेकिन उस मैटर का रेफरेंस आएगा और सेपरेट ओपिनियन। सेकंड भी क्लियर। थर्ड में एक कोई काम आपने किया है, कोई काम नहीं किया, जितना किया वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, प्रीडिसेसर ऑडिटर कहते हैं पिछले साल वाले ऑडिटर को, पिछले साल का ऑडिटर कोई और ऐसा कर, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने लास्ट ईयर ऑडिट किया, दिस ईयर IFRS 16 adopted with big adjustment, with a significant adjustment। अब ये न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड, न्यू पॉलिसीज, और बिग का मतलब है भी सिग्निफिकेंट। इंपैक्ट ऑन ऑडिट क्या होगा? की ऑडिट मैटर में आएगा। क्या की ऑडिट मैटर में वो कौन सी वाली लाइन है जिसकी वजह से मैं पता चल रहा है कि आएगा? कम्प्लेक्स। IFRS 16 कम्प्लेक्स है। हाँ, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी भी था। क्या IFRS 16 में कुछ काउंटिंग पॉलिसीज डिस्कस हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। चेंज है या न्यू काउंटिंग पॉलिसी है, वो एक ही बात समझे इसको, है तो काउंटिंग पॉलिसी, और काउंटिंग पॉलिसी अच्छा खासा टाइम लगता है डील करने में। जो बड़ी बड़ी काउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, हर एक नहीं, बड़ी बड़ी। क्या ये जो पिछले साल वाला जिक्र उसने किया है, इसे की ऑडिट मैटर में डिस्कस करना है कि नहीं? की ऑडिट मैटर में नहीं होगा, किसी और में हो तो हो। की ऑडिट, क्योंकि की ऑडिट मैटर में उसने क्लियरली लिखा हुआ है करंट पीरियड। डन। नेक्स्ट, फोर्थ, कंपनी चेंजेस रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, डिस्क्लोजर एडिक्वेट है, इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है। क्या मैटर? क्या की ऑडिट मैटर में किसी जगह लिखा होगा चेंज इन काउंटिंग पॉलिसीज की ऑडिट मैटर? ओके। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने इसका जवाब दे दिया, यकीन कीजिए अभी तक जितना ऑडिट आपने मेरे से पढ़ा उसका हक अदा कर दिया। यहां पे अगर ये लिखा होता कंपनी चेंजेस रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट, इंपैक्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट, यानी सारा कुछ सेम, सिर्फ एक चेंज किया, डिस्क्लोजर नॉट एडिक्वेट, क्या फिर की ऑडिट मैटर आता है? फिर इसको की ऑडिट मैटर में लिखते? हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका मतलब वो मिस स्टेटमेंट है। अगर वो मिस स्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड ओपिनियन आता, की ऑडिट मैटर में वो चीज नहीं आती। रेफरेंस आ जाता वो, लेकिन वो मैटर था, आपने तो उस मैटर को की ऑडिट मैटर में डाल दिया है। अच्छा, रेफरेंस कह रहे थे, ओके 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 ओके, अगली दफा भाई बात पूरी कर देना। हाँ, फिर से इसलिए देखिए, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट के केसेस है ना, वो सारे के सारे मॉडिफाइड ओपिनियन में जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब गड़बड़ होगी ना, जब भी जो भी, तो उसकी वजह से क्या होगा? मॉडिफाइड ओपिनियन। ये बात समझते हैं ना? तो जब एक मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन में आ गया, हमारा जनरल रूल है कि एक चीज रिपोर्ट में दो जगह पे डिस्कस नहीं होगी। एक चीज, ये बंदा इस वक्त कॉलेज में बैठा है, इम्पॉसिबल है कि ये घर में भी बैठा हो। भाई ऐसा ही है। हाँ, ये पॉसिबल है कि घर में इसका जिक्र हो रहा हो, जिक्र हो, शुक्र है वो क्या हुआ, जिक्र हो सकता हो रहा हो, लेकिन ये बंदा दो जगह पे मौजूद नहीं होगा। उसी तरह कोई भी मैटर याद रखे, रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में आ रहा होगा, वो दो पैराग्राफ में नहीं, हाँ किसी दूसरे पैराग्राफ में उसका जिक्र हो सकता है। तो इसीलिए अगर सोचें, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। अगर डिस्क्लोजर सही नहीं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं, तो मुझे बताइए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं, ये मॉडिफाइड ओपिनियन में जानी चाहिए बात कि की ऑडिट मैटर में? मॉडिफाइड ओपिनियन में जानी चाहिए, की ऑडिट मैटर में तो नहीं।
हाँ, लेकिन चूंकि बाय डेफिनेशन सारे मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डर मैटर हैं, तो उनका रेफरेंस आएगा सिर्फ, वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात समझे आप? नहीं समझे? ये जब केस स्टडी सामने आएगी फिर बात चलेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैन ए रिपोर्ट विद, अच्छा ये तो हो गया, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ, ओके। कैन ए रिपोर्ट विद एडवर्स ओपिनियन आल्सो इंक्लूड की ऑर्डर मैटर? तो तुमने पढ़ा था नहीं कि इंक्लूड करते, वो डिस्क्लेमर में पढ़ा था। अच्छा याद आया, यानी वो डिस्क्लेमर और एडवर्स में मिक्सिंग करवा रहा है। वो समझ रहा है शायद हमें पता नहीं कि वो डिस्क्लेमर है जिसमें नहीं आता। एडवर्स ओपिनियन में तो की ऑर्डर मैटर, की ऑर्डर मैटर भी आएगा, की ऑर्डर मैटर में एडवर्स ओपिनियन का रेफरेंस भी आएगा, और की ऑर्डर मैटर में खास तौर पे इसका भी जिक्र करना है कि सेपरेट ओपिनियन नहीं आएगा। ये 2-3 बातें लिख दे। जब एडवर्स ओपिनियन आएगा तो की ऑर्डर मैटर आएगा, लेकिन उसमें एडवर्स ओपिनियन वाला मैटर नहीं आएगा, लेकिन उस मैटर का रेफरेंस आएगा। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि कभी कह रहे सर आएगा, कभी कह रहे नहीं, वो पूरे का पूरा नहीं आएगा, रेफरेंस आएगा बस। जी क्या थे, फिर से दोबारा सुन लें। जब रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन आएगा तो की ऑर्डर मैटर सेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? लिस्टेड कंपनी अगर आएगा, पहला पॉइंट, उस की ऑर्डर मैटर सेक्शन के अंदर एडवर्स ओपिनियन वाला मैटर आएगा? नहीं आएगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा, डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लेकिन चूंकि एडवर्स ओपिनियन बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर, उसका रेफरेंस आएगा। देखिए वो मैटर डिस्क्राइब नहीं होगा, वो मैटर रिप्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस आएगा, रेफरेंस आएगा। फर्क है, ठीक है। कभी सहाफी होते आपको ये बात आसानी से समझ आ जाती कि पहले सफे के ऊपर खबर का सिर्फ रेफरेंस आता है, बाकी पूरी खबर सफा नंबर इतने, कॉलम नंबर इतने पे होती है, कि वो खबर दोनों जगह पे रिप्रोड्यूस करते हैं। नहीं समझ रहे हैं रेफरेंस का मतलब क्या है? चलिए आगे चलते हैं। शुड मैटर काजिंग ए क्वालिफाइड ओपिनियन बी इंक्लूडेड इन की ऑर्डर मैटर? देखिए बार बार घुमा के वो वही पॉइंट पूछ रहा है। हाँ, जिस मैटर के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है, पहले तरतीब से लिखे, वो मैटर हालांकि बाय डेफिनेशन की ऑर्डर मैटर है, लेकिन उसे की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड नहीं किया जाए, बल्कि क्या किया जाएगा? उसका रेफरेंस दिया जाएगा। शाबाश, अब सही समझ में आई बात। आगे चलते हैं। शुड प्रायर ईयर की ऑडिट मैटर्स बी रिपोर्टेड इफ ओपिनियन कवर्स बोथ ईयर? नहीं, क्यों भला? ये चीज, आर की ऑडिट मैटर चोजन फ्रॉम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन आर प्रायर पीरियड इश्यूज? हाँ, 2 टॉपिक वन कम्युनिकेशन है। अब जिस स्टूडेंट को तो पता ना मैनेजमेंट और 2 टॉपिक वन क्या फर्क है, उसने इसमें मसला पकड़ लिया कि भाई ये तो वो बता मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि ऑर्डर मैटर तो 2 टॉपिक गवर्नेंस की होती, जिसको दोनों में फर्क ही नहीं पता कि मैनेजमेंट और 2 टॉपिक गवर्नेंस में क्या फर्क है, वो नहीं पता है ना आपको फर्क। ओके, और प्रायर पीरियड इश्यूज से कि ऑर्डर मैटर आएगा तो करंट से आएगा, समझे? आगे चलते हैं। रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट वाज सिग्निफिकेंट एंड टोल्ड टू 2 टॉपिक गवर्नेंस, शुड इट बी इंक्लूडेड इन कैम? रेवेन्यू है, सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट रिस्क कह रहा है, रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट नहीं कह रहा, रिस्क, रिस्क समझे? रिस्क हाई है, कह तो रहा है आगे रिस्क वाज सिग्निफिकेंट। रिस्क वाज सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? रिस्क वाज हाई, सिग्निफिकेंट मतलब हाई। रिस्क वाज सिग्निफिकेंट एंड टोल्ड टू 2 टॉपिक गवर्नेंस, यानी सिग्निफिकेंट भी है, इंडिकेट भी किया है। शुड इट बी इंक्लूडेड इन कैम? हाँ, ये तो अगर तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट तो बता दिया उसने, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो उसे की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं।
रिस्क वाली चीजों को भी कर सकते हैं। जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा हो उनको भी कर सकते हैं, वो हमने बताया ना हाई रिस्क। तो रिस्क में प्रॉब्लम क्या है? हाई रिस्क एरिया जो होते हैं, रिस्क ज्यादा होने की वजह से कोई एरिया की ऑर्डर मैटर बन सकता है कि नहीं? रेवेन्यू में रिस्क हाई है, क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट है। डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, ये भी लिखा हुआ है। तो ये की ऑर्डर मैटर हो सकता है अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है और कंपनी भी लिस्टेड है। मजीद पॉइंट लिखना चाहे तो इफ करके लिख दे। लेकिन वैसे जब केस स्टडी आएगी ना तो उसमें आपको उसने बताया होता है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। नेक्स्ट, इधर कोई रख के गया नेक्स्ट नो की ऑर्डर मैटर अरोज ड्यूरिंग ऑडिट, शुड ऑडिटर स्टिल इंक्लूड ए की ऑर्डर मैटर सेक्शन? क्यों? कोई की ऑर्डर मैटर है ही नहीं। हाँ, वो अभी पड़ा है सेक्शन, तो फिर भी आएगा। उसके नीचे क्या लिखा आएगा? हाँ है तो हाँ करनी है, ना है तो ना कर। ये किसने बताया था कंसेप्ट? शाबाश शाबाश शाबाश। ऑडिट हैज क्वालिफाइड ओपिनियन, शुड डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन आल्सो अपीयर इन कैम? नहीं, डिटेल तो की जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में जाएंगी। रेफरेंस, शाबाश। कौन बोला रेफरेंस? शाबाश शाबाश, रेफरेंस आएगा इधर। शाबाश। ये सारी कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट थी जो आई कैप ने पास्ट पेपर में पूछी हुई है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन के जितने भी जिन हैं उन सब की जान इस तोतों में बंद है। ये तोते आपके कब्जे में आ गए, अब जैसे जिन आएगा आपने सिर्फ तोता मरोड़ है। आपने देखा बस इतना काम रहेगा। जिन मारना अब कोई मुश्किल काम नहीं। गलत तोता ना ना ना, ऐसे ना ऐसे ना करे। हाँ, वो जिन बेचारा हमारे सामने आया भी नहीं, घर में सो रहा है, उसकी आपने गर्दन में मरोड़ दी, ऐसे ना करे। चले लगे हाथों जो हमारा प्रीवियस वाला था कि इसको भी डिस्कस करने अभी टाइम खुला है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। स्टार्ट करें? कह रहे भूल गया मैं। कह रहा है ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दी थी एक बंदे ने हमें, उसके अंदर हमें कुछ गलतियां मिली, आपने दुरुस्तगी करनी है, गलतियां दुरुस्त फरमाएं। पहली गलती, एरर्स इन ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, एड्रेस टू डायरेक्टर्स। सही है क्या गलत है? किसको एड्रेस होनी चाहिए? शाबाश। मिसिंग कैश फ्लो इन ओपिनियन, पांचों चीजें होनी चाहिए थी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। कैश फ्लो मिसिंग था, क्या करें? कर दें, इंक्लूड कर दें। यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन होना चाहिए ना ओपिनियन सेक्शन में। उसने कंप्लीट नहीं, 4 चीजें मेंशन की थी, तो 5वीं भी तो होनी चाहिए। नो पार्टनर नेम था ही नहीं। नहीं, पार्टनर नेम नहीं है तो ये चलेगा? अच्छा, नो कैम ही नहीं था उसमें, कैम सेक्शन होना चाहिए। अच्छा, अगर वो कहे सर कोई की ऑर्डर मैटर है नहीं इसलिए नहीं डाला, ओके भाई, की ऑर्डर मैटर नहीं है तो फिर भी ना तो करो। नो पार्टनर का नेम भी नहीं था। सिक्योरिटी थ्रेट हो तो फिर इजाजत है, ना लिखे, वरना पार्टनर का नाम लिस्टेड कंपनी के केस में रिक्वायर्ड है। लिस्टेड कंपनी के केस में पुअर वर्डिंग कुछ पुअर नहीं थी, स्टैंडर्ड वर्डिंग होनी चाहिए ना, ऐसे तो ना करें स्टैंडर्ड। मिसिंग बुक्स कंफर्मेशन, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, वो उधर भी मिसिंग था। ठीक है, हाउ टू, चले कर लिया। ये वाला हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, रिप्रेजेंटेशन लेटर वाला। What key differences exist between auditor's report of listed versus unlisted company? लिस्टेड और अनलिस्टेड की रिपोर्ट में फर्क क्या है? की ऑडिट मैटर का फर्क है, पार्टनर के नेम का फर्क है, बस इतना काफी है।
एक इंडिपेंडेंस की स्टेटमेंट होती है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमने डायरेक्टर्स को रिपोर्ट के जरिए से ये बताना होता है हम इंडिपेंडेंट, वो भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्टेटमेंट लिखते हैं इंडिपेंडेंस की, वो थोड़ा सा मुश्किल है इंडिपेंडेंस, लेकिन बाकी मेरे ख्याल दोनों आपने पिक कर लिए होंगे, काफी है। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट सेज, इसमें भी जिस तरह ऊपर वाले में उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट दे के हमसे कहा था गलतियां निकालो, इसमें भी एक रिपोर्ट का ड्राफ्ट दे दिया। सेज ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एफएस मैं अमूमी तौर पे एब्रीविएशन को पसंद नहीं करता, यूज भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये चूंकि इसके मकसद ही ऐसा था कि शॉर्ट करना था, इसलिए एफ ओवर एस को यूज किया, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर प्रिपेयर क्या सही है? गेट्स मैक्सिमम एश्योरेंस, यूजेस लास्ट ईयर वर्किंग पेपर टू डिसाइड प्रोसीजर। करंट ईयर के रिस्क असेसमेंट होने चाहिए, प्रोसीजर किस बेस पे होने चाहिए? इसका गिवन ओपिनियन ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स पे ओपिनियन देता ही नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपको इसमें भी रिपोर्ट दे के उसने कहा था गलतियां ढूंढो, ऊपर वाला, नीचे वाले में भी रिपोर्ट दे के उसने कहा गलतियां ढूंढो, दोनों में से कौन से वाला आपको ज्यादा बेहतर लगा? पहले वाला, शाबाश। ऑडिटर क्लेम्स मैक्सिमम एश्योरेंस एंड फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट, करेक्ट है क्या? फ्री फ्रॉम ऑल मिसस्टेटमेंट की बजाय क्या लिखना चाहिए? और फ्री फ्रॉम एनी मिसस्टेटमेंट, ये भी मटेरियल है। ऑडिटर स्टेट्स ड्यूटी इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट है क्या? प्रोसीजर चोजन बेस्ड ऑन स्टाफ अवेलेबिलिटी, ऑडिटर ने जो प्रोसीजर सेलेक्ट किया वो स्टाफ अवेलेबिलिटी पे बेस कर रहे थे, सही फैसला किया? रिस्क असेसमेंट, और रिस्क असेसमेंट भी कौन सी? इस साल की, हर साल की रिस्क असेसमेंट अलग अलग होती है। ऑडिटर ओपिनियंस ऑन कंट्रोल, नहीं। कैन ऑडिट रिपोर्ट बी साइंड बिफोर रिटन रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड, नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेशन एविडेंस है, उसके बगैर तो नहीं है, उसके है नहीं तो रिपोर्ट ऐसे नहीं करना जी। अब स्टार्ट करें, लास्ट वाला एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी एग्जांपल। कब भला? जब वो केस स्टडी अब हम क्लास में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब पूछे सर वो वक्त कब आएगा? वो वक्त आएगा जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट की केस स्टडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से रिलेट करता है, कोई 6 से, कोई 3 से। तो इसीलिए ये ना हो मैं आपको कि केस स्टडी करवाऊं, उसमें से 2 पार्ट आप कर ले, 1 पार्ट कर ही ना पाए, क्योंकि अभी मैंने करवाया ही नहीं है, लेकिन आपको ये लगे ऑडिट की केस स्टडी तो बहुत मुश्किल होती है। आज एक केस स्टडी की थी, उसमें कुछ भी समझ नहीं आया, इतना पढ़ लिया हमें कुछ भी समझ नहीं आया, भाई इस वजह से पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे किया करता, करा देता था, बच्चे कहते थे नहीं नहीं सर बहुत मुश्किल, ऑडिट बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है, अब सारे कंसेप्ट करके, ताकि ये वाला रिस्क ही खत्म हो जाए, जो भी चीज सामने है वो आपने, ये ठीक है कि साथ साथ हल्का हल्का पार्ट्स में किसी एक केस स्टडी के टोटे 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 करके हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसे करा दिया जाए, नहीं नहीं, ये चीट शीट ये समझे, टोटे टोटे समझे, ये ठीक है। अब सुने, आपकी पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या है वो आपको पता है, ठीक है, और उस डिसीजन से पहले आपने कोई फैक्टर कंसीडर नहीं करना, ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एज ऑडिटर सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? वो ये कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा आएगा। ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टाइप ऑफ ओपिनियन क्या आएगा। आज आप वो सीखने जा रहे हैं। ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कैसे सही करना है, कैसे ठीक करना है, आज आप वो सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब कभी भी आपने सारा ऑडिट कर लिया हो, सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं, अब रिपोर्ट बना रहे हैं, पूरी ऑडिट के सबसे अहम डॉक्यूमेंट, और उस रिपोर्ट के अंदर भी सबसे अहम पैराग्राफ पे पहुंचे हैं, ओपिनियन पे।
आपने डिसाइड करना है कि मैं कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करूं, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड, अनमोडिफाइड के। ये वो फैसला है कि एक फर्म जिसको बने हुए 100 साल हो गए थे, एक फर्म बने हुए 100 साल हो गए थे, उसने 2 दफा ये फैसला गलत किया 100 साल के बाद, और आज उसका नामो निशान भी नहीं है। आर्थर एंडरसन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, केपीएमजी का नाम सुना है, एएफ फर्गूसन का नाम, पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, इस लेवल की। और जो अभी मैंने नाम बताए हैं इनमें से कुछ नाम से बाजुकात ऊपर भी रैंक की जाने वाली फर्म थी, आर्थर एंडरसन एंड कंपनी। 2002 में उसका देहांत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 2 फैसले गलत किए थे, 2 फैसले गलत किए थे। टाइप ऑफ ओपिनियन आना मॉडिफाइड चाहिए था, और दोनों में कौन सा ओपिनियन बता दिया, अनमॉडिफाइड। खत्म। प्रोफेशन इतना जालिम है, गलती माफ नहीं करता, गलती माफ नहीं। उसको तो फिर भी 100 साल चुके पुरानी हिस्ट्री थी ना, उसको दूसरा मौका मिल गया। बहुत से फर्म्स को, बहुत से पार्टनर को तो दूसरा मौका भी नहीं मिलता, पहली गलती पे ही फारग। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि पर्सनल लाइफ का चाहे डिसीजन सही करें गलत करें आपकी मर्जी, प्रोफेशनल लाइफ का डिसीजन आपने सही करना है। डिसीजन करने से पहले किन फैक्टर्स को, 2 ही फैक्टर है, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ये भी करो ये भी करो ये भी, ऐसी नहीं, 2 हरफी बात है। क्या आपने जब ओपिनियन एक्सप्रेस करना है 2 चीजें सामने रखनी है, 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं अपने। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आपने अपने ज़मीर से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, ये जो ऑडिट मैंने किया है, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है? क्या सवाल पूछना है? ये जो मैंने ऑडिट किया है, इसको मिटा के ना वो टेबल बना दे इसके ऊपर, वो टेबल जो होता था ना, याद है? नहीं होता था यार ये वाला मेरे भाई, याद है ना? बड़ा होगा ना ऑडिट, उधर 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 उधर। तो 2 सवाल पूछने हैं अपने आप से, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है? पहला सवाल। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है? क्या उसका इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल है या परवेसिव है? इमटेरियल है। फिर से बताएं, हमने प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करना है, 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं। पहला सवाल, क्या कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है? और दूसरा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है? इमटेरियल, मटेरियल, परवेसिव। अब यहां पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि ये मिस स्टेटमेंट क्या है, ये स्कोप लिमिटेशन क्या है, ये इमटेरियल क्या है, ये मटेरियल क्या है, ये परवेसिव क्या है? अब मुझे बताइए, पहले कंसेप्ट बिल्ड कर लें फिर टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाएं कि पहले टेक्निकल डेफिनेशन? कंसेप्ट बिल्ड कर लें, सुन लें फिर कंसेप्ट। मिस स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलती की वो मिस स्टेटमेंट है। जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। डेटर बैड डेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, राइट ऑफ नहीं किया, ये क्या है? इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई, ऑब्सोलीट हो गई, उसे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी के मुताबिक एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, ये क्या है? मिस। कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केसेस है, उनको सही से डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोजर इज नॉट एडिक्वेट, ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, ये सारी मिस स्टेटमेंट समझ आ गई? ठीक है। एक्सपेंसेस थे, उनको कैपिटलाइज कर दिया, ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। रिसर्च कॉस्ट थी, उसे डेवलपमेंट कॉस्ट समझ के कैपिटलाइज कर दिया, क्या है? ये सारी मिस स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो मिस स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती। स्कोप लिमिटेशन क्या है? स्कोप लिमिटेशन है ऑडिटर को किसी भी एरिया का एविडेंस ना मिल सके।
ऑडिटर किसी भी एरिया पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ना हासिल कर सके, ये है स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? नो एविडेंस। जब एविडेंस ऑडिटर को ना मिले से क्या बोलेंगे? स्कोप लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर स्टॉक काउंट करने के लिए गया, उसे स्टॉक काउंट ही नहीं, फिजिकल वेरीफाई नहीं करने दिया गया इन्वेंट्री को, ये क्या है? ऑडिटर कहने लगा अच्छा ऐसा करो, मैंने डायरेक्टर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। सीएफओ ने कहा सोचना भी ना, कोई नहीं सेंड करने देना आपको, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, जरा सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, हमें सेल इनवॉइसेस तो दिखा दो। उसने कहा सर वो देखें, वो दीवार काली काली नजर आ रही है आपको दीवार? हमने कहा हाँ ये तो हमारे मुस्तकबिल से मिलती जुलती है थोड़ी सी। उसने कहा इधर बोरियां रखी हुई थी, आग लगी और सारे डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसेस जल गए। क्या ऑडिटर एविडेंस हासिल कर सकता है? ये क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन। हमने कहा अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई होगी, उसके कुछ मिनट्स बने होंगे, वो मिनट्स ही दिखा दो। उसने कहा नहीं सर कॉन्फिडेंशियल है। हमने कहा कसम ले लो हम भी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। उसने कहा सर आप पे एतबार नहीं है। हालांकि हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी ये राइट देते हैं, हमें कंपनी लॉ भी ये राइट देता है कि हम क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसने कहा नहीं देखा, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। अब एडवांस लेवल की एग्जांपल, हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करते हैं। उसके लिए हमें सब्सिडरी की, एसोसिएटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। हमने कहा सब्सिडरी की, एसोसिएटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के दो। उसने कहा सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं, हमने खुद अंदाजे से सारे काम किए। अब बताइए ये क्या, हम भी अंदाजे से कर लें? नहीं, ये क्या है? स्कोप लिमिट। स्कोप लिमिटेशन में और मिस स्टेटमेंट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, फर्क समझ आया? कोई नहीं आया, नहीं आया। अच्छा आया तो मेरे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो चुकी है लेकिन उसको राइट डाउन टू एनआरवी नहीं किया, ये क्या है? इन्वेंट्री को वेरीफाई ही नहीं करने दिया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, ड्यूरिंग देयर फिक्स एसेट परचेज किया था, उसकी परचेज इनवॉइस नहीं हमें दिखा रहे। शाबाश। डेटर बैड डेट हो गया, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, डेटर को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने दिया। बाबा मुझे तसल्ली हो गई, पहचान गया। इसका मतलब है किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, किसी भी एरिया में स्कोप लिमिट। अब आगे जो कुछ भी पढ़ाऊंगा ये कंसेप्ट नहीं हिलना चाहिए, ये कंसेप्ट पक्का कर लें, पक्का। आगे चलते हैं। अब दूसरा फैसला क्या था हमारे प्रोफेशनल कैरियर का? सबसे अहम फैसले दूसरा मैटर क्या कंसीडर करना था? हाँ, इमटेरियल है, मटेरियल है या के परवेसिव। इसका क्या मतलब? यह है चीजों के असरात। चीजों के असरात होते हैं ना, है हाँ, तो बाज़ औक़ात वो असरात होते हैं मामूली ना होने के बराबर, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं इमटेरियल या नॉट मटेरियल। ठीक है। जैसे अगर हम इसे ऑडिट में अप्लाई करें तो अगर किसी चीज का इम्पैक्ट 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, उनसे क्या कहते हैं? इमटेरियल। इमटेरियल से फिर ऊपर एक इफेक्ट आता है मटेरियल, यानी जिससे हमें फर्क पड़ता हो, जिससे हमें फर्क पड़ता हो। इसका इफेक्ट जो इनको एक लगाई है मैंने, इसका इफेक्ट क्या है? इमटेरियल। समझा रहा हूं। 2-3 दफा इसने अजीब से सवाल पूछे हैं, मुझे तब से गुस्सा है, मैं निकालूंगा टाइम। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? ये हुआ मटेरियल। असर पड़े, पहले वाले का तो असर नहीं हुआ है, इमटेरियल। दूसरे वाले का असर हुआ मटेरियल। अच्छा, इसे अमाउंट्स में कन्वर्ट करें इस कंसेप्ट को तो कैसे बनेगा? अगर किसी चीज की अमाउंट, किसी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा, 5% या उससे ज्यादा
लेकिन 50% तक हो, 5 to 50% हो, उसको क्या बोलेंगे? मटीरियल। वो क्या होगा? मटीरियल। और अब कौन सा कंसेप्ट आया? परवेसिव। कौन सा कंसेप्ट आया? परवेसिव। सर थोड़ा सा आगे कर मेरा भाई। ये इफेक्ट क्या होगा? परवेसिव। इमटेरियल, परवेसिव होगा इफेक्ट। ठीक है, परवेसिव इफेक्ट में याद रखें, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ समझी जाती है। सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ समझी जाती है। ये होता है जब 50% से ज्यादा कोई इफेक्ट हो। इसे क्या बोलते हैं? परवेसिव। क्या बोलते हैं? परवेसिव। 60%, 70%, 80%। अच्छा, जब परवेसिव होता है ना तो कुछ चीजें ठीक भी हो सकती है, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने स्टिक पकड़ के एक परवेसिव इफेक्ट के साथ लगाई, भाई का सर वैसे कह रहा, ये साथ बैठे थे, कह रहे थे शुक्र है इसकी आंखें बच गई हैं। वो कह रहा भाई मेरे सर खुल गया, आंखों का मैं क्या करूं? तो परवेसिव इफेक्ट जब होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन, सब्सटेंशियल पोर्शन डिस्टर्ब होगा। कोई छोटी मोटी चीजें सही भी है ना, उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले नंबर पे हमने क्या फैसला करना है? इफेक्ट क्या होगा? इमटेरियल, मटेरियल, परवेसिव। पहले हमने देखना मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। फिर दूसरे नंबर पे क्या फायदा? उसका इफेक्ट इमटेरियल, मटेरियल या के परवेसिव। अब ये फैसला कर लिया, अब सुन लें, डिसीजन के ऊपर आ जाए। अब जो चीज आप देखने जा रहे हैं, इसकी ऑडिट में ऐसी ही अहमियत है। ये दो तीन कॉलम है, 2-3 लाइनें हैं, लेकिन ऑडिट में ये उतने ही अहम है जितने अकाउंटिंग में आपका डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट। आप देखें जो भी बड़े बड़े ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, बैकएंड पे उन पे भी डेबिट क्रेडिट चल रहा होता है। बड़ी एडजस्टमेंट्स हैं बैकएंड पे। डेबिट क्रेडिट का रूल वो है जो अकाउंटेंट जिस दिन सीख ले, उस दिन से लेके कब्र में जाने तक हर रोज यूज करता रहता है डेबिट क्रेडिट। ऐसा ही है ना? उसी तरह जिस तरह अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का रोल है, जितनी सिग्निफिकेंस, उसी तरह ऑडिट में इस कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस है जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। शायद ही कोई ऑडिट का चैप्टर होगा जिसमें ये कंसेप्ट यूज ना हो, और दुनिया में कोई ऑडिट का पेपर किसी बॉडी का नहीं होगा मेरे ख्याल में जिसमें ये कंसेप्ट टेस्ट ना होता हो। दुनिया का कोई पेपर, चाहे बिल्कुल बेसिक लेवल का हो, चाहे आखिरी लेवल का हो, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक शायद ही कोई पेपर ऐसा बना हो जिसमें ये कंसेप्ट शामिल ना हो जो भी आप सीखने जा रहे हैं। तो इसको बाकी आप याद रखें, बाकी हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है, इस गुनाह की माफी नहीं है। ये बाकी सारे कंसेप्ट भूल जाएं, कुछ नहीं बोलूंगा। ये कंसेप्ट भूले या इसको गलत किया है नहीं, 4-5-6 अल्फाज आपके सामने, 5-6 अल्फाज है, लेकिन अगर इसको गलत किया ना, इसकी माफी नहीं मिलनी। समझ रहे हैं? सुने, फिर 2 फैसले किए थे हमने। पहला फैसला, क्या इस क्लाइंट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है? वो इधर है। और दूसरा फैसला क्या किया था? अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये इमटेरियल, मटेरियल या के परवेसिव। ठीक है, इमटेरियल, मटेरियल या के परवेसिव। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर हमने ऑडिट किया और उसके बाद कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं, या मिस स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो इमटेरियल है, या तो कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं, या मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो जो टाइप ऑफ ओपिनियन आता है वो क्या है? अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड का मतलब है हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू।
क्लियर? ओके। अगर हमने ऑडिट किया और कोई भी स्कोप लिमिटेशन नहीं है, या स्कोप लिमिटेशन है लेकिन उसका इफेक्ट इममटीरियल है, इग्नोरेबल, तो जो ओपिनियन देंगे उस ओपिनियन को कहते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इममटीरियल है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन है, इसका इफेक्ट इममटीरियल है, फिर भी अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो क्या दोनों को इकट्ठा ना कर लूं? इकट्ठा कर लूं? दोनों में अनमोडिफाइड है। चले, तो फिर हम एक लाइन में दोनों, एक तीर से दोनों शिकार कर लेते हैं कि अगर किसी ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं, या अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है लेकिन उसका इफेक्ट इममटीरियल है, तो कौन सा ओपिनियन? और अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। डन? आगे चलते हैं। अगर हमने ऑडिट किया और कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई, उस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटेरियल है, मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट मटेरियल, यानी 5% और 50% इधर में, तो जो ओपिनियन देंगे उस ओपिनियन को हम कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करके नहीं आया। क्वालिफाइड का मतलब इसकी लैंग्वेज क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसे कहते हैं क्वालिफाइड। इसकी वर्डिंग होती है, जैसे अगर इन्वेंट्री में मसला है ना, डेटर्स बैड डेट हो गए, प्रोविजन रिकॉर्ड ने की और प्रोविजन 10% ऑफ प्रॉफिट है, तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। तो वर्डिंग आएगी इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर डेटर्स, एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा है लेकिन साथ में एक्सेप्ट फॉर लिख दिया डेटर। एक्सेप्ट फॉर डेटर का मतलब क्या है? कोई ना कोई मसला है डेटर में, ठीक है। ओपिनियन में लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर डेटर, इसे पता चल जाएगा डेटर में मसला है। अब क्या मसला है ये किधर लिखा होगा भला? ये चीज बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक। तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड। अगर स्कोप लिमिटेशन है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पढ़ा लिखा ओपिनियन है, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन थोड़ी करके आया है। इसका मतलब क्या है? इसकी वर्डिंग ऐसी होती है, उसमें एक्सेप्ट फॉर का वर्ड आता है कि जैसे फर्ज कीजिए उसने हमें स्टॉक काउंट को वेरीफाई नहीं करने दिया, फिजिकली वेरीफाई नहीं करने दिया, और उसके अमाउंट है 20% ऑफ प्रॉफिट, तो हम जो वर्डिंग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री का वर्ड, एक्सेप्ट फॉर का वर्ड आ जाता है, इसे बात करते हैं एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन भी कहते हैं क्वालिफाइड को। अब ये जो एक्सेप्ट फॉर आ गया क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि इन्वेंट्री में कोई ना कोई मसला है, वो मसला क्या है ये किधर लिखा होगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। शाबाश शाबाश, ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, अगर मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर स्कोप लिमिटेशन है इसका इफेक्ट मटेरियल है फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, तो अगर आप इजाजत दें तो दोनों को इकट्ठा ना कर लूं, एक तीर से दो शिकार कर लें? चलें आ जाए फिर। तो हमने इसको मिटा के, लाइन को मिटाया, इसको ए कर दिया, हाँ जी। तो इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ये होगा, अगर कभी कोई मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, या स्कोप लिमिटेशन है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। वर्डिंग क्या होती है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री या डाटा जिसमें मसला फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर। डन जी। आगे चलते हैं। अगर हमने ऑडिट किया और उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट परवेसिव है, परवेसिव का मतलब 50% से ज्यादा, तो हम जो ओपिनियन देंगे उसे बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन।
उसे क्या कहते हैं? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में सिंपल स्टेटमेंट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एडवर्स ओपिनियन में वर्डिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल से मैं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, हालांकि इसमें 2-4 चीजें हो सकता है ठीक हो, लेकिन उन 2-4 चीजों के ठीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो गलत है। एग्जाम में पेपर में गए थे, आधे, वैसे तो इजाजत नहीं होती, आधे घंटे बाद ही बच्चा बाहर आ गया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा सर 60 नंबर का पेपर नहीं आता था मुझे। तो मैंने कहा बाकी का तो करा था, तो क्या उसे बाकी का पेपर कराना चाहिए था? वो कहता सर करके क्या आता, बाकी फर्क ही नहीं पड़ता, पासिंग मार्क्स से बाकी का पेपर परफेक्ट भी होता तो रिजल्ट तो फेल ही था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी वैसे करके आना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, घर जाके क्या करना है आपने? मैंने कहा सर अगले पेपर की तैयारी करनी है, फटाफट आज अभी से शुरू करना है। तो एडवर्स ओपिनियन में कुछ चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत सही हो, लेकिन हम ओपिनियन क्या देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। बेट ये बात समझ आई? ओके, एडवर्स ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव। आगे चले, अगर स्कोप लिमिटेशन हो, अच्छा मुझे बताया एडवर्स ओपिनियन में हमने लिखा है फाइनेंशियल में डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो पता चल गया कि फाइनेंशियल में बहुत बड़ा मसला है कोई, वो मसला क्या है ये किधर है पता चलेगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। शाबाश, किधर पता चलेगा, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। आगे चलते हैं, अगर स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो, जैसे हमने उनसे कहा हमें डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने दो, उसने कहा नहीं करने देंगे, और डेटर्स की अमाउंट जो है वो टू प्रॉफिट का 70% है, तो हम कहेंगे तुमने हमें वेरीफाई नहीं करने दिया, ये स्कोप लिमिटेशन है। अमाउंट प्रॉफिट का 70% है, ये परवेसिव है। तो स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, इसमें जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसकी वर्डिंग होती है बड़ी सिंपल सी, क्या, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या होती है, डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देखिए दोनों की वर्डिंग में फर्क देखते। एडवर्स में क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इधर क्या वर्डिंग है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन, हम कोई ओपिनियन ही नहीं देते। डिस्क्लेमर का मतलब कोई ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन यही है क्या कि कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की वर्डिंग क्या है, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्लियर? अच्छा ये तो पता चल गया डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, किस वजह से डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ये नहीं पता, ये कहां पता चलेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यही वो एग्जाम टिप में आपको बता रहा है कि जब कभी आप क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बता रहे होंगे तो आपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में उसकी रीजन को डिस्क्राइब करना है। नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट या नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन को डिस्क्राइब करना है। जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो जिस रीजन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड है वो कहां लिखनी है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड। ये बात समझ आई? स्टूडेंट कहने लगा सर या तो पहले आप ऑडिट गलत पढ़ाते रहे, हमें यहाँ गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा वो कहने लगा सर पहले आप बताते थे कि ओपिनियन अनमोडिफाइड होता है या मॉडिफाइड होता है, ठीक है। अब जो आपने टाइप्स ऑफ ओपिनियन पढ़ाए हैं इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन किधर है? तो याद रखें ये तीनों ओपिनियन कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कोई टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है, ग्रुप ऑफ ओपिनियन है। मॉडिफाइड ओपिनियन टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है, ग्रुप ऑफ ओपिनियन है। और आपके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल नाजायज है, आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल कभी नहीं करना मॉडिफाइड ओपिनियन का। ये ना हो एग्जाम में पूछे मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल कौन सा ओपिनियन, आप कहे मॉडिफाइड ओपिनियन, कहे मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव है कौन सा ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल कौन सा ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव कौन सा ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना।
ठीक है, बल्कि उसको स्पेसिफिकली टाइप बतानी है। क्या बताना है? स्टूडेंट से पूछा भाई मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, क्या करेगी मैनेजमेंट? रिकॉर्ड करेगी। अकाउंटिंग का टीचर आपसे पूछे भैया डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, क्या करें? आप कहें सर रिकॉर्ड करें। ये बताना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट बताना चाहिए अकाउंटिंग के टीचर को कि सर ये डेबिट है, ये क्रेडिट। स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए ना। तो याद रखिए जब कभी कोई केस स्टडी में आपसे पूछेगा ना टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है, तो आपने कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है? क्वालिफाइड, एडवर्स, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं बताना। आपको मैंने इसलिए बताया कि कोई और इस्तेमाल करे ये लफ्ज तो आपको पता चल जाए इसका मतलब क्या है। क्लियर? तो क्या अब आपको पता चल गया कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है? मुझे नहीं यकीन। 1 मिनट में मैं सिचुएशन बताऊंगा, आपने टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट इमटेरियल, मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट इमटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इमटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक। इसको आपने पक्का करना है और इसको आपने ये कंसेप्चुअल भी है, ये रटे वाला भी है, ये केस स्टडी वाला भी है, बहुत कुछ है ये इसके अंदर। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये बाकी सारा रहने दे, ये नहीं कर, ये कल पढ़ेंगे। हाँ, आप ऐसे बुक में से ना रीडिंग कर लें, मैं बता दूं, या रहने दे रहने दे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में से आपने सिर्फ टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन को पढ़ लें, आज काफी है। पढ़ लेंगे? हाँ, एक बुक से ये याद भी करना है टाइप ऑफ ओपिनियन। ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल हरगिज नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी, वो कल करवाऊंगा। वैसे ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल बता तो नहीं है। अनमोडिफाइड की ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसकी क्या है? इसकी क्या है? डू नॉट। इसकी क्या है? डू नॉट एक्सप्रेस। चलिए अब ऐसा करते हैं कि हाँ छुट्टी करते हैं, बिल्कुल आज के लेक्चर का यहाँ पे एख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।